हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अपने लेक्चर नंबर 18 के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस को डिटेल से समझेंगे और आज का जो हमारा पहला सब टॉपिक होगा वो होगा न्यूक्लियस। पहला सब टॉपिक हमारा आज का क्या है? न्यूक्लियस। इसके अंदर हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की थी। इसके बाद हम न्यूक्लियस की डिटेल स्ट्रक्चर को समझेंगे। न्यूक्लियस की डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या बात करेंगे। हम इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं उसको हम समझेंगे। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोलस क्या होता है वो उसके बारे में बात करेंगे। फिर नंबर 3 सब टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म कि जो न्यूक्लियस के अंदर हमें मैट्रिक्स देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर जो हमें मैट्रिक्स देखने को मिलता है, न्यूक्लियोप्लाज्म मींस जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमें मैट्रिक्स देखने को मिलता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। फिर नंबर 4 सब टॉपिक होगा हमारा क्रोमेटीन। क्रोमेटीन क्या होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन जो होती है उसे क्या बोलते हैं? हम क्रोमेटीन बोलते हैं। इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। पहला सब टॉपिक के साथ हमारा न्यूक्लियस से हम स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम आज का अपना पहला टॉपिक न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। तो इतना तो क्लियर है कि उस समय तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी। उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज जब रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी उस समय तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी। 1953 के आसपास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की गई थी। जो मटेरियल होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो हमें एक न्यूक्लियस का डायग्राम हमें यहां पर गिवन है, इसके अंदर क्या होता है? जो इसके अंदर मटेरियल देखने को मिलता है, ये क्या है इसके अंदर? द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई बाय फ्लेमिंग नेम क्रोमेटीन। मीन्स जो इसके अंदर हमें मटेरियल देखने को मिलता है क्रोमेटीन। क्रोमेटीन हमने अभी आपको बताया डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए प्लस प्रोटीन। इस क्रोमेटीन की खोज की थी, किसने की थी? फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। और इस जो न्यूक्लियस है इसको हम बहुत डिटेल से समझेंगे। इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इसका मैट्रिक्स है। लास्ट स्लाइड में इसके बारे में बात की है। और क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन होता है। और डबल मेम्ब्रेन होती है, अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जनरली ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है हमें कि जनरली हमें एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है पर सेल के अंदर। बट आरबीसी और शीव ट्यूब सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। बट इन आरबीसी एंड शीव ट्यूब सेल, इनके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है जिनके अंदर हमें मोर
मोर देन 1 न्यूक्लियस देखने को मिलता है। उसका एग्जाम्पल है एंडोस्पर्म, कोकोनट, सिंसिटियम कंडीशन जो देखने को मिलती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आप पढ़ चुके हो। मोर देन 1 न्यूक्लियस हमें वहां पर देखने को मिलता है। और क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इनवलप बोलते हैं। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें न्यूक्लियोलस। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आरआरएनए का फॉर्मेशन। जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये उसके फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो ये न्यूक्लियर, ये क्या होता है, न्यूक्लियर इनवलप, इनके बीच में जो स्पेस देखने को मिलता है वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। जहां पर इनके बीच में स्पेस देखने को मिलता है वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। अब बात करेंगे हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम क्या बात करेंगे, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में। हम यहां पर जो सबसे पहली लाइन है हमारी, इंटरफेज न्यूक्लियस, G1S G2 फेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस का क्या मतलब है, हमें पता है कि जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर आप पढ़ चुके हो, किसी सेल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं, 4 फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। G1S G2 एंड M फेज हमें देखने को मिलते हैं। G1S G2 फेज को क्या बोलते हैं हम, G1S G2 फेज को बोलते हैं हम इंटरफेज। और जो चौथा फेज है हमारा, ये क्या है, माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज। तो G1S G2 फेज के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें क्रोमेटीन देखने को मिलता है। G1S G2 के फेज में हमें क्या देखने को मिलता है, क्रोमेटीन देखने को मिलता है। जो डीएनए होता है वो क्रोमेटीन की फॉर्म में होता है। बट एम फेज के अंदर क्या होता है, हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। एम फेज के अंदर क्या होता है, हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। यही लाइन लिखिए, डीएनए फाउंड इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटीन। डीएनए क्रोमेटीन की फॉर्म में देखने को मिलता है, कहां पर, इंटरफेज के अंदर। बट इन एम फेज इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। एम फेज के अंदर कैसा होता है, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में देखने को मिलता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल होती है। अभी हमने आपको बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके बारे में हम लेक्चर में, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लेक्चर था वहां पर हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से बात की थी कि जो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किसके कांटेक्ट में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। किसके कांटेक्ट में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके सरफेस पर हमें राइबोसोम भी देखने को मिलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर क्या होते हैं, राइबोसोम देखने को मिलते हैं। एंड द इनर मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट विद न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसकी। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहती है। जो ब्लू आसमानी कलर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर वाली मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में होती है और बाहर वाली मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है, न्यूक्लियोप्लाज्म के। और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है किसके कांटेक्ट में है,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में है। और क्या होता है, जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस हमें देखने को मिलता है बिटवीन टू मेम्ब्रेन, कि आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच का जो स्पेस होता है, ये इनके बीच का क्या है, ये स्पेस है, इनके बीच का क्या है, ये स्पेस है। ये क्या है, इनके बीच का स्पेस है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और इसका साइज कितना होता है, 10 से 50 नैनोमीटर होता है। इसका मतलब अगर ये 10 से 50 नैनोमीटर है तो इसे हम केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, रिवेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और क्या होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, come in contact, then a pore generate in न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब ये आउटर व इनर मेम्ब्रेन, जब आउटर और इनर मेम्ब्रेन कांटेक्ट में आती है, ये आउटर व इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये कांटेक्ट में आती है, तब एक पोर जनरेट होता है। तब क्या होता है, एक पोर जनरेट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तब एक पोर जनरेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इस न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, इस न्यूक्लियर पोर का काम होता है कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये न्यूक्लियर पोर क्या करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। इस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, इसके बाहर क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर ऑब्वियस सी बात है साइटोप्लाज्म होगा। इसके बाहर क्या है, ये साइटोप्लाज्म। तो इस न्यूक्लियर पोर का काम है, इस न्यूक्लियर पोर का काम है चीजों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर भेजे। मींस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, कुछ प्रोटीन्स को बाहर से अंदर की ओर भेजता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की ओर कुछ प्रोटीन्स भेजता है। और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर मींस अंदर से बाहर की ओर क्या भेजता है, mRNA, सॉरी आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। न्यूक्लियस क्या करता है, वो आरआरएनए को फॉर्म करता है, तो आरआरएनए को अंदर से बाहर भेजता है। मींस आरएनए को क्या करता है, जो आरएनए है उसे अंदर से बाहर भेजता है। अब बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में, कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होता है। इसे हम क्या, इसका दूसरा नाम क्या होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को ही हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। आल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटीन देखने को मिलता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, क्या काम होता है इसका, आरएनए फॉर्मेशन, मींस आरएनए सिंथेसिस, आरएनए के सिंथेसिस में, आरएनए का सिंथेसिस करती है न्यूक्लियोलस। और क्रोमेटीन के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के, न्यूक्लियोलस, और दूसरा क्या होता है, क्रोमेटीन। जो ये धागे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, क्रोमेटीन। जो न्यूक्लियोलस होता है प्रेजेंट होता है इन यूकेरियोटिक सेल्स में। यूकेरियोटिक सेल्स में हमें देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये नहीं होता है। इट इज विदाउट मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियोलस होता है इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है। इन्वॉल्व किसमें इन्वॉल्व होता है, एक्टिवली राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस में
ये इन्वॉल्व होता है। अब बात करते हैं क्रोमेटिन के बारे में कि डीएनए प्लस प्रोटीन, लेक्चर में कई बार बात कर चुके हैं इसके बारे में। डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? हम क्रोमेटिन बोलते हैं। किसी सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? हमें क्रोमेटिन देखने को मिलता है। किसी सेल के अंदर जो डीएनए होता है, इन ए सेल डीएनए कैन नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओपन थ्रेड। हमें ओपन थ्रेड की फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है। हमें डीएनए किसकी फॉर्म में देखने को मिलता है? कंडेंस फॉर्म में देखने को मिलता है। और किस फॉर्म में देखने को मिलता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में देखने को मिलता है। अब ये क्या हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ, हमारे पास ये डीएनए की सबसे लेस कंडेंस फॉर्म क्या है? ये डबल हेलिकल डीएनए आपको देखने को मिल रहा है। डबल हेलिकल डीएनए। इसके कंडेंस होने से क्या बनता है? इसके कंडेंस होने से ये क्या बन रहा है? ये क्या है? क्रोमेटिन। इससे क्या बन गया है? क्रोमेटिन। और इस पर क्या लगे हुए हैं? ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। अब क्या होता है? ये और कंडेंस होने पर क्या बना लेते हैं? जो क्रोमेटिन होता है थोड़ा कंडेंस होने पर क्या हो जाता है? कंडेंस होने पर क्या बना लेता है? ये यूक्रोमेटिन। थोड़ा कंडेंस हो गया, क्या बना लिया इसने? यूक्रोमेटिन। और जब ये थोड़ा सा और कंडेंस हो जाता है, ये मोर कंडेंस हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम? हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। जब हेट्रोक्रोमेटिन मोर कंडेंस हो जाता है तो ये क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो ये फ्लो होता है। सबसे पहले डबल हेलिकल ये डीएनए हमें देखने को मिल रहा है, इससे बनता है क्रोमेटिन विद प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन क्रोमेटिन। ये कंडेंस होकर के क्या बनाता है? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्या बनाता है? हेट्रोक्रोमेटिन। और हेट्रोक्रोमेटिन मोर कंडेंस होकर के क्या बनाता है? क्रोमोसोम। यूक्रोमेटिन क्या होता है? लेस कंडेंस होता है। एंड हेट्रोक्रोमेटिन इज मोर कंडेंस डीएनए। तो इसका क्या फ्लो होता है? सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, इसके बाद क्या आता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के बाद क्या है? यूक्रोमेटिन। फिर हेट्रोक्रोमेटिन, और हेट्रोक्रोमेटिन के बाद है क्रोमोसोम। तो थैंक यू बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक रह गया है, वो टॉपिक है क्रोमोसोम। और उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश। फिर हम बॉटनी के अंदर कौन सा चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे, चलो देखते हैं। अब जूलॉजी के अंदर जो हम चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हम ह्यूमन फिजियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।